आज संडे है ना। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अफरा तफरी का दरबार देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने डिनाई किया। आरोप जो अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। खबरों का काफिला न रुकेगा, न थमेगा, न डरेगा। सही, सटीक, अचूक, सच से होगा आमना सामना। निर्भीक, निडर, निष्पक्ष। हम हैं चैनल 1 न्यूज। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा। खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। सुशील कुमार शिंदे का विवादित बयान, कहा शरद पवार बने पीएम तो होगी खुशी, राहुल गांधी को किया दरकिनार। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में उमड़ा जन सैलाब। भारी भीड़ के चलते वक्त से पहले दरबार छोड़कर निकले केजरीवाल। कुमार विश्वास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने वाले ने खुद को बताया मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का सदस्य। चुनावी दंगल में उतरे मुलायम, झांसी में सपा की देश बचाओ देश बनाओ रैली। मुलायम अखिलेश ने सभा को किया संबोधित। और सुप्रीम कोर्ट के एक और पूर्व जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप, एक महिला लॉ इंटर्न ने लगाया आरोप। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव सिंह।
देश भर में राजनीतिक पारा गर्म है। एक से बढ़कर एक हस्तियां जो हैं वो आप में शामिल हो रही हैं, यानी आपका कुनबा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। समाज सेवा में सक्रिय लोगों से लेकर मीडिया की हस्तियां आप में शामिल हो रही हैं। आखिर क्यों ये लोकप्रियता आपकी है, क्या वजह है लोगों के शामिल होने की, क्या उम्मीदें हैं, देखते हैं, उसी पे बातचीत करेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने चंद महीनों में वो कर दिखाया जिसका अंदाजा कम लोगों को था, लेकिन अब आपकी टीआरपी जो है वो जोरों पर है। साथ ही लोगों के जुड़ने का सिलसिला भी जारी है, यानी आपका कुनबा बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पार्टी जितनी तेजी से आगे बढ़ी है, उतनी ही तेजी से बड़ी बड़ी हस्तियों के जुड़ने का सिलसिला भी बढ़ रहा है। सवाल यहीं पर उठता है कि क्या खास आम बन रहे हैं या फिर आम खास बनते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सेमीफाइनल की जीत से उत्साहित होकर फाइनल में उतरने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी लोकसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। सफलता कितनी मिलेगी इसके बारे में अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन आपकी अब तक की सफलता में आम आदमी की जबरदस्त भागीदारी रही है। ये आम आदमी के समर्थन की बदौलत ही संभव हुआ है कि आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है। मगर इन दिनों आम लोगों के इस पार्टी से खास लोगों का जुड़ाव तेजी से हो रहा है। अलग अलग क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों ने आपका दामन थामा है। आइए देखते हैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कुछ खास लोगों को। कैप्टन गोपीनाथ बजट एयरलाइन एयर डेक्कन के संस्थापक हैं। उन्होंने 3 जनवरी को आपका दामन थामा था। इससे पहले गोपीनाथ ने 2009 के लोकसभा इलेक्शन में भी बेंगलुरु साउथ से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो बीजेपी के अनंत कुमार से हार गए थे। मल्लिका एक प्रख्यात नृत्यांगना और गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की कट्टर आलोचक हैं। इन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। 2009 में इन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ गांधीनगर से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी, जिसमें इनकी करारी हार हुई थी। मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे और मां मृणालिनी साराभाई मशहूर नृत्यांगना। आशुतोष जाने माने एंकर और पत्रकार आशुतोष ने आपसे जुड़ने के लिए IBN 7 से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्विटर पर इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। मीरा सान्याल रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड यानी RBS इंडिया की भूतपूर्व चेयरपर्सन और CEO मीरा सान्याल ने भी 2009 के लोकसभा चुनाव में मुंबई साउथ से अपनी किस्मत आजमाई थी और हार गई थी। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने आपका दामन पकड़ लिया। मीरा ने फिर से मुंबई साउथ से लोकसभा चुनाव में खड़े होने की इच्छा जताई है। समीर नायर स्टार टीवी और NDTV के CEO रह चुके समीर नायर ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस दौरान पार्टी की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी तय करने में भी इनकी मदद ली गई थी। V बालाकृष्णन सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के इस पूर्व बोर्ड मेंबर ने भी आम आदमी पार्टी में अपना विश्वास जताया है। बालाकृष्णन ने अपने ब्लॉग में कहा था कि वो इस क्रांतिकारी परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके बाद ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। कानूभाई कालसरिया भूतपूर्व बीजेपी MLA कानूभाई कालसरिया ने गुजरात में पर्यावरण और जमीन से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाया है। महुआ असेंबली सीट से लगातार 3 बार जीत दर्ज करने के बावजूद 2012 के चुनावों में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इन्होंने फिर भी चुनाव लड़ा और हार गए। कालसरिया ने भी अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अलका लांबा ने NSUI के बैनर तले 1994 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया था। 2002 में अलका को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी चुना गया था। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर मोदीनगर विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, मगर बीजेपी के दिग्गज नेता मदन लाल खुराना से हार गयी। 10 साल कांग्रेस में रहने के बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आदर्श शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते
और कांग्रेसी नेता अनिल शास्त्री के बेटे आदर्श शास्त्री ने आम लोगों से जुड़ने के लिए एप्पल की नौकरी छोड़ दी। आदर्श एप्पल कंपनी में सेल्स हेड के पद पर कार्यरत थे। आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद आदर्श ने कहा था कि उन्होंने अपने पिता की पार्टी ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो कांग्रेस में फिट नहीं हो सकते थे। पवन मुंजाल हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पवन मुंजाल ने भी आम आदमी पार्टी के साथ ही राजनीति में अपना भविष्य देखा। पवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी सदस्य हैं। ये थे आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले नामचीन हस्तियां। आम आदमी पार्टी की बदौलत गद्दी हासिल करने वाली पार्टी में खास का जमावड़ा होने लगा है। कुनबा जरूर बड़ा है, लेकिन सवाल फिर भी वही कि आम आदमी खास हो रहे हैं या फिर खास आदमी आम बनने की कोशिश कर रहे हैं। भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। जी, तो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता खासकर दिल्ली में जीत के बाद और अब आम आदमी पार्टी से जुड़ने का जो सिलसिला है वो कितना अहम है आने वाले चुनाव के लिए और साथ ही बीजेपी कांग्रेस के लिए कितना अहम है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की जो रणनीति है वो आम आदमी पार्टी को ध्यान में रखकर ही अब बदल रही है। इसी पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। मनोज जी, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही भारत परिवर्तन अभियान के संयोजक हैं आप, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आम आदमी पार्टी नेता आजाद कमर जी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। राजीव त्यागी जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अनिल मित्तल जी, बीजेपी नेता, इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुरुआत में मनोहर जी आपसे करूंगा, किस तरह से देख रहे हैं ये जो अभियान चल रहा है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी से जुड़ने का ये सिलसिला, क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं बिल्कुल जो देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम जो पिछले 3-4 महीनों में घटित हुआ है, अगर मैं उसका बिल्कुल तटस्थ विश्लेषण करूं एक विश्लेषक के नाते, तो मुझे यही लगता है कि जिस तरीके के तमाम प्रोडक्ट और बिजनेस के मार्केट में अलग अलग प्लेयर आते हैं और वो अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं बाजार में और फिर उसके तरफ लोग जो है मुखातिब होने लगते हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पहले लोकपाल के आंदोलन के नाम पर जो उनका तमाम जमावड़ा हुआ और जिस तरीके से उन्हें यह लगा कि इस मांग को यह सरकार नहीं पूरा करेगी, वह सरकार जो खुद अपने जेल जाने का इंतजाम नहीं कर सकती थी, तो इनके लोकपाल के आंदोलनकारी के रणनीतिकारों को यह अच्छी तरीके से पता था कि यह लोकपाल की वह मांग जो कथित जन लोकपाल की मांग ये सरकार नहीं पूरा करेगी और इस बहाने हमारे तमाम टीम के लोग जो है नेता बनने की तैयारी करेंगे और उनकी स्ट्रेटजी सफल हुई जब उन्होंने ऐन मौके पर जो है एक पार्टी बनाने का जो है फैसला लिया। आम आदमी पार्टी के बारे में यह कहना चाहूंगा कि इस देश में परिवर्तनकारी बौद्धिक लोगों की एक सिंबॉलिक राजनीतिक दल की बड़ी शिद्दत से तलाश थी और वो एक फिल इन द ब्लैंक्स था हमारे इस पॉलिटिकल मार्केट में और उसका एक अच्छा सिंबोलिज्म बनकर आम आदमी पार्टी उभरकर सामने आई। क्योंकि देखिए, आइडियोलॉजी बहुत सारे होते हैं लेकिन उसको संगठन में खड़ा करना एक बड़ी टेढ़ी खीर रही है और यही वजह है कि तमाम आदर्शवादी लोग, समाज और व्यवस्था में बदलाव करने वाले लोग जो है जमीन और धरातल पर संगठन को खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की इस मामले में तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने रातों रात संगठन खड़ा किया और बड़े हिम्मत के साथ जो है उसमें वो लगातार आगे बढ़ते गए। मैं ये बात कहूंगा कि उन्होंने आदर्शवाद का केवल सिंबल दिया लेकिन उन्होंने तमाम प्रैक्टिकल तरीके अपनाए और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की ही तरह जो है चंदा जुटाने का रेस एक तरह से लगाया। उन्होंने भी सांप्रदायिक अपीलें जारी की, उन्होंने भी जो है लोक लुभावन घोषणाएं करके जो है रातों रात हवा फैलवाई। वे कथित रूप से सफल भी हुए और ये दुनिया का दस्तूर है कि जो भी उगता सूरज होता है लोग उसके लिए जो है नमस्कार करने की लाइन में लग जाते हैं। आज वो एक सिंबॉलिक पार्टी जरूर है परिवर्तनकारी बौद्धिक। एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, एक लाइन राजीव जी जोड़ना चाहूंगा कि वो परिवर्तनकारी बौद्धिक लोगों की सिंबॉलिक पार्टी जरूर है लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं उस पार्टी के पास कोई आइडियोलॉजिकल ब्लूप्रिंट नहीं है। देश समाज व्यवस्था के तमाम ताने बाने को लेकर के उनके पास कोई अल्टरनेटिव विजन नहीं है। तमाम लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे भी, क्योंकि वह एक पॉलिटिकल मार्केट में फिल इन द ब्लैंक्स है। लेकिन आने वाला वक्त जो है, क्योंकि उनके पास आइडियोलॉजिकल कंसोलिडेशन नहीं है, मुझे इस बात पर जो है गंभीर संदेह है। इसकी दिक्कत है, इस पर संदेह किया जा सकता है। ठीक है, हमारे साथ आजाद कमर जी है। इससे पहले कि राजीव त्यागी और अनिल मित्तल जी के पास चलूं, आजाद कमर जी, जो बातें सुनी आपने, मनोहर जी ने कही, क्या लगता है आपको कि किस तरह की चुनौतियां हैं और जो अभियान चल रहा है आम आदमी पार्टी का, खासकर लोगों के जुड़ने का सिलसिला, उसको पार्टी किस तरह से ले रही है?
मुझे बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है, जो मनोहर जी और खासकर मीडिया के लोग इस आंदोलन को समझने में असफल रहे। इसको सबसे पहले मैं आपको ट्यूनीशिया की घटना बता देता हूँ। ये भ्रष्टाचार की घटना थी, पुलिस वाले को रिश्वत नहीं दी, उसके बाद एक मिनट उसके बाद मुझे शुरुआत करी, उसके बाद सारी दुनिया में एक व्यवस्था परिवर्तन की आंधी चली है। और भारत में 2 साल पहले, ये जब लोकपाल के आंदोलन होने से पहले, राजनीतिज्ञों की इमेज इतनी खराब थी, कोई अगर रिश्ता लेके जाते तो लड़की नहीं देते कि सारे ऐप सारी बुराइयां होंगी, वो पॉलिटिशियन होगा। लोग पॉलिटिशियन के नाम से घृणा करने लगे थे कि बहुत ही खराब आदमी होता है। तो इसमें जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका योगदान रहा कि इन्होंने इस तरीके से अपना चरित्र दिखाया, इस तरीके से व्यवहार किया कि लोग पॉलिटिशियन के नाम से घृणा करने लगे थे। उसके बाद जब ये आंदोलन हुआ तो ये हमेशा ताने दिए गए कि साहब ये तो ढपली बजाने वाले हैं, ये नाटक करने वाले हैं, तमाशा करने वाले हैं, और ये चुनाव लड़ो और औकात पता चल जाएगी। उसके बाद हमें मजबूर किया गया पार्टी बनाने के लिए। उसके बाद कहा कि जरा जीत के दिखाओ, अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर जीत के भी दिखाया। फिर हमको ये ताने दिए गए, साहब ये कहां सरकार बनाएंगे। हमने कहा कांग्रेस और बीजेपी मिलकर क्यों नहीं सरकार बना लेते। इन्होंने कहा कि आप ये प्रैक्टिकल लोग नहीं है, सरकार नहीं बना सकते। उसके बाद जब हमने सरकार भी बना के दिखा दी तो अब इनको रोज नहीं प्रॉब्लम लगा कि इनके साथ आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। अरे भैया, हमने राइट विंग वाले भी देखे, लेफ्ट विंग वाले भी देखे, सेंटर वाले भी देखे। आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी? रशिया जो है पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। आप ये देख लीजिए, जो लेफ्ट वाला जो चाइना है वो खुले निवेश की नीति अपना रहा है। अब आइडियोलॉजी रही कहां है? कहां आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं? और आप ये देखिए, मुझे एक चीज बोलने दीजिए, मुझे एक बात कहने दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को, जिनकी न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी और दूसरे देशों में बहुत इज्जत है, ऐसे अच्छे आदमी और ऐसे ऊंची शख्सियत के खिलाफ जो आदमी गाली देता है, वुमनाइजर कहता है, भाजपा उसको अपनी पार्टी में ले आती है, तो नैतिकता बची कहां है? किसके पास? आप दोनों के पास, आप भी नैतिकता अपनाना नहीं चाहते? यही सवाल मैंने किया है कि आप मुझे बुरी बात करने ही नहीं देते, तो आइडियोलॉजी की बात कहां है? ठीक है, मैं आ रहा हूं, नहीं देंगे तो मैं बताऊंगा कैसे। आजाद जी, अभी समय है, मैं आपके पास आ रहा हूं। सारे मेहमान है, सबको समय देना है। राजीव त्यागी जी के पास चलना चाहूंगा, अनिल मित्तल जी भी हमारे साथ। राजीव जी, सवाल आपसे है। आपने सुना मनोहर मनोज जी को भी, आजाद कमर साहब को भी। क्या लगता है कि ये हवा जो है, ये जो किस दिशा में जा रही है? आम आदमी पार्टी को देख करके माना जा रहा है कि कांग्रेस की भी रणनीति बदल रही है। आपने दोनों मेहमानों को सुना होगा। देखिए, ऐसा है, एक बात कहूंगा, एक सेंटेंस में ही कह देता हूं सारी बात जी। वक्त की हर शय गुलाब। वक्त से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को, प्रत्येक राजनीतिक दल को, प्रत्येक देश को डरना चाहिए, और शब्दों का चुनाव बहुत बेहतर होना चाहिए राजनीति में। अभी जो मैं बहस सुन रहा था, वो मुझे लगता है कि स्तरहीनता की हद होती है। अब कोई क्या कह रहा है किसके बारे में, उसके उदाहरण देकर के हम अपनी नीतियों पे बहस करें, नहीं तो वक्त से किस पे डरना चाहिए? आप इस बात की कौन किस पे क्या कह रहा है जी। वक्त से तो आपको भी डरना चाहिए। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना चाहती है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी भी कृत संकल्प है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सैद्धांतिक और जनतांत्रिक जिम्मेदारी समझी, इसी वजह से आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। अभी आम आदमी पार्टी का कार्य है कि वो अपने मुद्दों को लेकर के, अब डिलीवरी का समय है, बेवक्त की बयानबाजी का समय नहीं रह गया अब। और दूसरी चीज ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो किरण बेदी हों, चाहे वो अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे और लोग बाग हों, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, वो धीरे धीरे सब पर्दे से बाहर आनी शुरू हो गई है। हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लोगों का राजनीति करना काम है, और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राजनीति समाज सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस कार्य को करता भी हूं। तो आने वाले समय में देखिए, 2014 का चुनाव आसन्न है, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितनी ताकत से चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव के लिए पूर्णतया तैयार है। कांग्रेस पार्टी अगर कुछ चुनाव हारी है तो बहुत सारे चुनाव जीती भी है, ठीक है। और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को अंग्रेज खत्म नहीं कर पाए। 77 के बाद जब जनता पार्टी आई, वो खत्म नहीं कर पाई। 89 में वीपी सिंह आए और वो कहते थे ई पर्ची में लिखा है कि प्रधानमंत्री चोर है,
वो नहीं प्रूव कर पाए, वो खत्म नहीं कर पाए। और कांग्रेस पार्टी का मुझ जैसा वर्कर अगर पूरे देश में कहीं एक भी है तो जब तक वो जिंदा है कांग्रेस की आइडियोलॉजी खत्म नहीं हो सकती देश से। ठीक है, चलिए हमारे साथ अनिल मित्तल जी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जी भारतीय जनता पार्टी बेहतर बता सकती है उसकी क्या नीति है। जी आम आदमी पार्टी बेहतर बता। ठीक है, अनिल मित्तल जी मेरे साथ हैं। अनिल मित्तल जी हैं हमारे साथ। बीजेपी कश्मीर पे आम आदमी पार्टी की क्या नीति है, वो बैंडेड कराना चाहती है, नहीं चाहती है। चलिए उस पर आऊंगा मैं। मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। आपकी विदेश नीति असफल हो चुकी है। सारे पड़ोसी देशों से आपके संबंध खराब हैं। नेपाल जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, पड़ोसी देश था, जो हमारा सबसे बड़ा मित्र होना चाहिए था, वो चीन की गोदी में जाके बैठ चुका है। जिस बांग्लादेश का निर्माण आपने करवाया वो हमारा दुश्मन बना हुआ है। श्रीलंका में जो शांति सेना तमिलों की रक्षा के लिए भेजी गई वो हमारे तमिलों की उल्टी हत्या करने लगी। प्रधानमंत्री सीरियल ने दिखाई थी सारी वो घटनाएं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक मालदीव जैसा छोटा मुल्क है वो भी अभी आंखें दिखाने लगा है। सारे पड़ोसी आपके खिलाफ हो चुके हैं। आपकी विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आर्थिक नीति आप पहले मिश्रित इकोनॉमी की बात करते थे, फिर पूंजीवाद की तरफ गए। आज क्या हाहाकार मचा हुआ है। अब किस बात की बात कर रहे हैं? जवाब देने दीजिए। राजीव जी एक शेर सुनाना चाहूंगा। जी बताइए। ओछे जब उरूस पे आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कमजोर हैं गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। आपको औकात तो जनता ने बता दी। शीला दीक्षित कितनी जिल्लत की हार आ रही है। ये घमंड ले चुका। नाली के कीड़े बोलते थे, आज आपको नाली में पहुंचा दिया जनता ने। देखिए बीच में मत बोलिए, बीच में बोलेंगे मैं बहस में बोलूंगा नहीं फिर पूरी। आजाद जी ठीक है, ठीक है। राजीव जी अपनी बात रखिए आप। ये आपका काम है राजीव जी। जी अगर मैं भी बीच में बोलूं ओछे शब्द अच्छा होता है। ठीक है आजाद जी, आप अपनी बात अपने समय में रखिए। और राजीव जी ठीक है, आप दोनों अपने समय में अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप बात है कि ठीक है, बात है कि आप बोलने का मौका सबको मिलना चाहिए। ठीक है, अनिल मित्तल जी के पास मैं चलना चाहूंगा। बात मैं कहना चाहूंगा। जी बताइए। अभी तो दिल्ली में आपको प्रूव करके देना है कि दिल्ली में आप डिलीवरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, भविष्य के गर्त में है। चलिए आप दिल्ली में डिलीवरी करेंगे, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। ठीक है, उस पर हम आएंगे। अनिल मित्तल जी के पास चलना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए शुभकामनाएं। ठीक है, अनिल मित्तल जी के पास अगर आप डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो ये आपके लिए बहुत चिंता का विषय होगा। चलिए उन सारे सवालों पर मैं आऊंगा। अनिल मित्तल जी हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं। जिस तरह और से इसके साथ ही विषयों पे बहुत सारे विदेशियों से, विदेशी बहुत सारे देशों से जी राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विदेशों की बात करेंगे तो उस दिन मैं ट्रीटिस पे ही बात। राजीव जी अनिल मित्तल जी के पास चलना चाहूंगा मैं। पूरे विश्व में एक उबाल है। राजीव जी मेरी आवाज मिल नहीं रही है क्या आपको? पूरे विश्व में उबाल है। ठीक है, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। अनिल मित्तल जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन सभी मेहमानों से निवेदन है कि शब्दों की जो मर्यादा है उसको बनाए रखें। एक दूसरे की आलोचना ठीक है, आलोचना और अपनी बात रखना पूरी तरह से जायज है, लेकिन शब्दों की गरिमा भी बनी रहे, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। अनिल मित्तल जी क्या कहेंगे आप? राजीव जी ये रातों रात एक नया कुछ पैदा कर देंगे, कुछ नया बना देंगे, इस प्रकार का एक हाइपोथेटिकल जो एक वातावरण निर्माण करने की प्रयास किया गया है। मैंने 6ठी क्लास में संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा था, उद्यमे भी सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशानि मुखे मेगा। केवल कल्पना कर लेने मात्र से ही सिंह के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं कर जाएगा। हमने देश के अंदर राजनीति में बड़े बड़े प्रयोग देखे हैं। आसाम गण परिषद अपने आप में एक प्रयोग था। इस प्रकार से देश भर में इस प्रकार की क्रांति आई है समय समय पर। जी बिल्कुल, लेकिन उनका हर्ष क्या हुआ है, स्थायित्व कहां आ सका है? देश के पास किसी राजनीतिक दल के पास नीतियां क्या हैं? कर्म में विश्वास कौन करता है? इरादे किसके प्रबल हैं? आज दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को देखा है। एक जनता दबाव का प्रयोग आज किया, ऐसा कह के कि हम पहली बार ऐसा कर रहे हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, आप मध्य प्रदेश में देखिए स्वागत कार्यक्रम उनका चलता है। गुजरात के अंदर देखिए जो कार्यक्रम चलते हैं इस प्रकार के जनता दबाव के, आज से नहीं चलते। जब से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली है तब से इस प्रकार के प्रयोग निरंतर चल रहे हैं। जी साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली में 9 जिलों में घर पहुंच के दिल्ली सरकार आपके द्वारा इस प्रकार की योजना चलाई थी, और इन योजनाओं के माध्यम से जनता को सीधा संवाद स्थापित किया था। आज अब देखिए दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जनता दबाव आयोजित किया, कोई अधिकारी वहां उपस्थित नहीं था। ठीक है, उसको मैं आना चाहूंगा, लेकिन अनिल जी
अनिल जी, समस्या के निराकरण के लिए। हाँ जी, ठीक है, ये बात सही है, आपका पक्ष है ये, लेकिन सवाल मेरा ये आपसे है कि क्या अब आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है, ठीक है, क्या उसको लेकर के बीजेपी किसी तरह के दबाव में है? ठीक है, बीजेपी ने जो कुछ किया या जो भी उनकी जीत रही होगी, उनके पीछे उनकी अपनी नीतियां रही होंगी, लेकिन क्या इस बार किसी दबाव में महसूस कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के इरादे प्रबल हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट रूप से इस देश के अंदर आने वाली सत्ता हासिल करने वाली है। कांग्रेस की आप जिस प्रकार से प्रतिदिन जिस प्रकार से गिरावट आ रही है, और उसको संभालने के लिए जब ये लगता है कि ये बिल्कुल पेड़ गिरने वाला है, तो इसको संभालने के लिए एक आधी रस्सी बांध दी जाती है जिससे कि इस पेड़ से जनता पे नुकसान ना हो। ये उस रस्सी का काम केवल केजरीवाल कर रहे हैं। नहीं, आप करवा दीजिएगा, आपकी सीटें पूरी पड़ जाएंगी। आज भी आपका तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन आज भी सुशील कुमार शिंदे का बयान आया है, बढ़ जाएंगी, एक दंगे पे आपकी 10 सीटें बढ़ जाती हैं। आपके पास तो फॉर्मूला है ना, आपको देश की राजनीति इस बात का प्रमाण है कि दंगों से राजनीति में कभी आजाद जी आपके पास, ठीक है, दंगों की, मनोहर जी के पास, दंगों की राजनीति केवल और केवल कांग्रेस और उसके जो अनुयायी हैं, कांग्रेस है जो उसकी बी टीम है, केवल दंगों की राजनीति उनका, ठीक है, उन सब चीजों पे बात करेंगे हम। मंडन कौन करता है, उनको शालमाला कौन कराता है, वो आप ही करते हैं ना अनिल जी। नहीं, दंगे में जो पीड़ित लोगों को उजाड़ने का काम कांग्रेस का, उसके नहीं, माला तो आपने पहनाई है, ये सवाल तो आपसे पूछना होगा। हालांकि मनोहर जी, आपको क्या लगता है? आपने सबको सुना है, लेकिन जो बात, जो नीतियों की और जो आदर्शवाद की बात, और जो एक जो नेशनल पॉलिसी की बात चल रही है, एक फॉरेन पॉलिसी की बात जो चल रही है, उन सारी जब बातों पर हम आते हैं, जब लोकसभा चुनाव की बात होती है, तो आम आदमी पार्टी को कहां देख रहे हैं आप, जिस तरह से बातें निकलकर सामने आई? देखिए, मैंने ये लगातार कहा है, मैंने लोकपाल, देखिए भ्रष्टाचार इस देश की सबसे बड़ी, सबसे व्यापक समस्या है, और लोकपाल के आंदोलन में जब इस समस्या को लिया गया तो वह एक बड़े ही मुफीद समस्या थी और बड़ा ही एक तरह से वो उपयोगी आंदोलन था। लेकिन ये बात अलग है, राजीव जी आ रहा हूं आपके पास। लोग ये समझ बैठे थे कि लोकपाल जो है कोई रामबाण औषधि होगी भ्रष्टाचार की। इसको मैंने हमेशा कहा कि लोकपाल से भ्रष्टाचार का निवारण नहीं होगा। आप ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाइए जहां पर कि भ्रष्टाचार उत्पन्न ही ना हो। इसके लिए एक नहीं, अनेकों प्रयासों को एक साथ जामा पहनाना होगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल रिफॉर्म, जहां पर नीतियां भी बदलती हैं, जहां पर कानून भी बदलते हैं, जहां पर माहौल भी बदलता है, जहां पर तमाम तरीकों का एक साथ सहारा लिया जाता है। बंच ऑफ पॉलिसी, बंच ऑफ रिफॉर्म, उसके साथ जो है सारी कामों को अंजाम दिया जा सकता है। उसके लिए एक नेशनल विल पावर चाहिए। लेकिन लोकपाल एक सिंबॉलिक आंदोलन बना और उसके बहाने जो है नेताओं की पौध तैयार हुई और उसके बहाने एक नई पार्टी का आगाज हुआ। मैंने ये पहले भी कहा, मैंने ये पहले भी कहा, तो खेद है तो आपने पार्टी को बनाई। अगर इतना आपको खेद था, ये एक निष्पक्ष पत्रकार की भाषा नहीं बोल रहे हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है कि राजनीति, हमने साफ कहा था, हमको ताने दिए गए, आप पार्टी बनाइए, आप लड़िए, आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। देखिए, ये गलत, बार बार गलत बात नहीं है। देखिए, ये गलत बात है। राजीव जी आ रहा हूं आपके पास, मुंह से बात छीन लीजिएगा आप क्या? ठीक है, मुझे कहने तो दीजिए। मेरा यह कहना है कि अगर आपने ये भी कुछ देर पहले ये फरमाया कि सारे नेताओं में लोग शादी करने तक को लोग जो है नहीं चाहते थे, इतना नेता वर्ड जो है बेईमान हो गया था, तो आप उन नेताओं की मनोहर जी, हाँ मनोहर जी, जहां पर आप कटघरे में आते हैं वहां पर आप सवाल सुनिए। जब आप नेता शब्द से आपको चिढ़ थी, तो क्या आप सुधार का काम नेता बनकर ही कर सकते थे? क्या आप गैर नेता बनकर सुधार के काम को अंजाम नहीं दे सकते थे? आपको यह लगा कि कहीं ना कहीं पावर लेने के बाद जो है हम वो मनमाफी काम करेंगे? ठीक है मनोहर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं दोबारा। ठीक है, आजाद जी को अपनी बात सत्ता के लिए हमने चुनाव लड़ा, ये बिल्कुल गलत है। हम सत्ता के लिए नहीं लड़े, हमें बार बार ताने दिए गए, और ये सबसे ज्यादा छटपटाहट किसको है? सबसे ज्यादा छटपटाहट बीजेपी को है। बीजेपी ने जो फार्मूले अपनाए थे, इनके पास कोई विदेश नीति नहीं थी, आर्थिक नीति। में आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैं 15 साल पहले जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एमकॉम कर रहा था, तो मेरे इकोनॉमिक्स के पेपर में मेरा पहला सब्जेक्ट था बैलेंस ऑफ पेमेंट, तीसरा नंबर था एक्सचेंज रेट। मुझे 3 महीने लग गए एक्सचेंज रेट समझने में, और 15 साल से मैं स्टडी कर रहा हूं। मुझे ये बताइए कि इनके पास कौन सा ऐसा फार्मूला है कि मोदी जी जो है गिरते रुपये को रोक देंगे, अर्थव्यवस्था को रातों रात बदल देंगे? जो ये लोग कह रहे हैं कि जादू की छड़ी है, इनके पास सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो अर्थव्यवस्था को कैसे रिवाइव कर देंगे? इनके पास कैसा फार्मूला है? और जब देश में स्थायित्व नहीं होगा, सांप्रदायिक सद्भावना, शांति नहीं होगी, कैसे आर्थिक प्रगति होगी? इनके पास तो ना आर्थिक। राजीव जी, अनिल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी अपनी बात रखिए।
देखिए राजीव जी, दो सेंटेंस कहना चाहूंगा। लुक बिफोर यू लीप जी, थिंक बिफोर यू स्पीक। हमारे शब्दों से, हमारे आचरण से, हमारी कार्यशैली से अगर देश में एनार्की फैलती है, देश में पैनिक क्रिएट होता है, तो ऐसा कार्य किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मनोज जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं जो उन्होंने कहा करप्शन के विषय पे। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और करप्शन आज समाज में सबसे बड़ी विकृत चीज है कायदे में, और इसको दूर करने के लिए निश्चित रूप से नियम कायदों से अलावा भी जी हम लोगों को सामाजिक परिवेश को देखना पड़ेगा, सामाजिक परिवेश बदलने की बात करनी पड़ेगी। और विशेष रूप से जो मैं कल परसों एक नेशनल यूथ पॉलिसी आई है, उसमें 15 साल के यूथ को चैनलाइज करने की बात कही गई है। अगर उस 15 साल के यूथ को हमने रोजगार की तरफ, शिक्षा की तरफ या उसको संस्कारों की तरफ चैनलाइज किया, तो उससे देश में एक नई ब्रीड, नई चीज, नई आशा शुरू होगी। रही बात एजाज साहब ने जो कहा भारतीय जनता पार्टी के बारे में, ये बात उनकी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक्सचेंज रेट से लेकर करंट अकाउंट डेफिसिट से लेकर के बहुत सारे मुद्दों पे बहुत ज्यादा समाधान नहीं है। ठीक है, नहीं ये सवाल तो कांग्रेस से भी होगा, ये सिर्फ बीजेपी का मसला नहीं है। राजीव जी, मैं एक छोटा सा हमसे भी होगा, हमसे भी होगा, मैं जवाब दूंगा उसका भी। देखिए, बहस का मतलब ये होता है कि बहस में हम ऐसे तथ्यों का विश्लेषण करें जिससे कि हम तार्किक विश्लेषण करके कुछ दे पाए जो आपके व्यूअर्स हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, जो आर्थिक उदारीकरण कांग्रेस ने राजीव गांधी जी के समय से लेकर के वित्त मंत्री की हैसियत से मनमोहन सिंह साहब ने किए थे, उसको आगे बढ़ा करके निश्चित रूप से आज मिडिल क्लास, आज जो पहले आज से 10-15 साल पहले 7 करोड़ जनसंख्या मिडिल क्लास की हुआ करती थी, आज वो 30 करोड़ जनसंख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल क्लास जो है वही बदलाव का पैमाना होता है। उसको लेकर के हम लोगों को निश्चित रूप से नई नीतियां, नई पॉलिसीज लेकर के और अच्छे कार्यक्रम लेकर के 2014 के चुनाव में जाना होगा। शिक्षित समाज के लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि उनकी सोच क्या है देश के बारे में। हम लोगों को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मिडिल क्लास सभी का ध्यान रखते हुए पॉलिसीज लेके आना पड़ेगा, चाहे वो हमारी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, ब्रेक से लौटूंगा तो अनिल मित्तल जी, काफी देर से आप सुन रहे हैं, आपके पास मैं आऊंगा, आपकी बात जो है, आपका पक्ष जो है वो जानेंगे। एक नीति की जरूरत होती है आम आदमी की उन जरूरतों को समझते हुए, वो चाहे पार्टी किसी की हो, मसला किसी भी दल से जुड़ा हो, लेकिन उसके केंद्र में जो है आम आदमी ही होता है। आम आदमी पार्टी जो है इन सब चीजों को लेकर किस तरह से सोचती है, कुनबा बढ़ाने के अलावा उन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अफरा तफरी का दरबार देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। तो बात कर रहे हैं हम आम आदमी के खास लोगों की, आम आदमी का असर कितना देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं, उनसे बातचीत जारी रखेंगे। अनिल मित्तल जी, राजीव त्यागी जी हैं हमारे साथ। अनिल मित्तल जी काफी देर से सुन रहे हैं, उनके पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। अन्ना आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिस तरह से दस्तक दी, मानो आप में आने की एक होड़ लग गई। एक से बढ़कर एक हस्ती आप में शामिल हो रहे हैं। आपका कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कॉरपोरेट जगत हो, राजनीति हो, समाज सेवा में सक्रिय लोग हो, हर तरह के लोग जो हैं हर क्षेत्र से इसमें शामिल हो रहे हैं। बात को आगे बढ़ाएंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए।
देश में बह रही है आपकी आंधी। आपने एक साल में बटोरी सुर्खियां, आप में शामिल होने की होड़, बड़े बड़ों का लगा है तांता। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पिछले 8 दिसंबर से लेकर अब तक चंद दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर जितनी सुर्खियां बटोरी हैं, शायद ही अब तक के इतिहास में किसी पार्टी ने इतने कम समय में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की हो। 8 दिसंबर को जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए ईवीएम मशीन ने आंकड़े देने शुरू किए तो न केवल राजधानी बल्कि देश भर के लोग आपके रिजल्ट को देखकर भौचक रह गए। बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टियों के नेताओं की बोलती बंद हो गई और फिर शुरू हुआ आपकी आंधी। आप में शामिल होने की होड़ लग गई। कॉर्पोरेट जगत, राजनीति, समाज सेवा में सक्रिय मशहूर लोगों से लेकर मीडिया की हस्तियां आप में शामिल हो रही है। कई सर्वे और राजनीतिक भविष्यवक्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में आपको एक उभरते हुए राष्ट्रीय पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया है। बदलते बयार को आपने भी समझ लिया है और अब आप वक्त की नजाकत को भुनाने में जुट गई है। 10 जनवरी से आम आदमी पार्टी मैं भी आम आदमी हूं नाम से एक अभियान भी शुरू कर चुकी है, जिसके तहत देश भर में सदस्य बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि बड़ी तादाद में लोग उससे जुड़ेंगे। आप यानी आम आदमी पार्टी में जुड़ने की होड़ लग चुकी है, लेकिन सवाल फिर भी उठ रहे हैं। क्या वाकई में आप ऐसी राजनीति कर रही है जो जाति, धर्म और भ्रष्टाचार से मुक्त है? क्या सच में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है? क्या बदलाव के जरिए राजनीति अपना रंग रूप बदल लेगी? भास्कर सिंह, चैनल 1 न्यूज। जी, दरअसल राजनीति में सिर्फ जीत जरूरी नहीं होती, केवल जीत अहम नहीं होती है। आप अपने विरोधियों को हरा देते हैं तो यह भी एक बड़ी चीज है और आम आदमी पार्टी इस भूमिका में बेहद मजबूती से नजर आ रही है। अनिल मित्तल जी हमारे साथ बीजेपी नेता हैं, आपके पास आना चाहूंगा। अनिल जी, खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी से घबराकर अपनी रणनीति बना रही है। खासकर नरेंद्र मोदी जी इसको गंभीरता से ले रहे हैं। आरएसएस ने कहा कि आम आदमी पार्टी को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। क्या ये वास्तव में है? राजीव जी, जब राजनीति में हम लोग सत्ता की तरफ बात करते हैं जी, तो निश्चित रूप से जो भी बारीकियां हैं, जो भी राजनीति की बारीकियां, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, हमें उस पर बारीकी से चिंतन करना होगा। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस आज नीतियों की बात करती है और उसकी बैसाखियों पे चलने वाली आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की बैसाखियों पे, अभी मेरे मित्र ने कहा कि हमें दिल्ली में सरकार बनाने की चुनौती मिली इसलिए हमने सरकार बनाई जी। केजरीवाल कहते हैं कि जनता का आदेश था इसलिए हमने सरकार बनाई। इन दोनों में शब्दों में अंतर है। जनता का आदेश आपने किसी सर्वे के माध्यम से लिया, नुकसान होगा हमारे सर के ऊपर आएगा, इसलिए जब जनता के पास गए कि देखिए कह रहे हैं अब जनता क्या चाहती है। मैंने बड़ी तल्लीनता से आपकी बात जी जी अनिल जी, आप अपनी बात बीच में बोले तो ये सब बात जी। दोनों बातों में अंतर है। एजाज भाई कहते हैं कि हमें चुनौती मिली तो हमने सरकार बनाई, जनता से पूछा। केजरीवाल कहते हैं कि मैं जनता से पूछा, जनता ने कहा तो सरकार बनाई। अब इन दोनों बातों के अंतर को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर स्पष्ट बहुमत लेके आने वाली है। कांग्रेस शून्यता की तरफ बढ़ रही है। अब केवल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सहारे पे कांग्रेस अपने कुछ अस्तित्व को बचाए रखना चाहती है। इसी कारण से केवल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार ना बना जाए, किसी भी कारण से। देखिए, जब ये सरकार बनाने की बात आई तो कांग्रेस के 8 में से 5 एमएलए का स्टिंग ऑपरेशन एक चैनल ने किया था, उसको देश की सारी जनता ने देखा है जी। अभी जिस तो आम आदमी पार्टी को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अनिल जी? आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो रहा है इससे। आम आदमी पार्टी चुनौती न थी न है। आप इस आंदोलन के अगर पीछे जाएं तो आपको ध्यान में आएगा कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस के कुशासन की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो एक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ जो एक वातावरण बनाया था जी। ये श्रद्धेय अन्ना हजारे जी ने जब इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया तो उस समय वो सारा गुस्सा जो जनता का था, जो जनता के मनों में एक बैठाया था भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत से, वो सामने निकल के आया।
ठीक है। उसको कैश करने के लिए अरविंद ठीक है, राजीव जी, केजरीवाल ने उस मंच का दुरुपयोग किया। मनोहर जी, मैं आपके जनता पास इसको पहचान चुकी है। ठीक है, अब एक बात और कहना चाहूंगा जी, एक मिनट जी, एक बात और कहना चाहूंगा, जी, बोलिए। देखिए, परिणाम की कीमत होती है, परिणाम की कीमत होती है। आज परिणाम देने की स्थिति में नहीं है, आज विजन नहीं है आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास, आज सोच नहीं है कि कैसे बेरोजगारी कम करेंगे, कैसे महंगाई कम करेंगे, कैसे भ्रष्टाचार दूर करेंगे। आज भी सत्ता में बैठने के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता एक विपक्ष की भूमिका, एक गोरिल्ला युद्ध की बात करते हैं। चलिए, बात करते हैं स्टिंग ऑपरेशन की। ठीक है, प्रशासन का सवाल मैंने व्यवस्था किया था, हालांकि सच स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। मनोहर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। राजीव जी, ये आरोप है कहीं ना कहीं कि आपकी वैशाखी पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है। इन सवालों से भी आप बचेंगे नहीं जब आलोचना की बात आएगी तो? शब्द से सहमत नहीं हूं जी। कांग्रेस पार्टी ने बिना मांगे समर्थन इसलिए दिया था कि कांग्रेस पार्टी अपना संवैधानिक जनतांत्रिक जिम्मेदारी समझती है और दिल्ली के नागरिकों पे दोबारा से चुनाव का बोझ न पड़े, इसलिए हमने समर्थन दिया। केजरीवाल जी खुद अपनी स्पीच में स्वीकार कर चुके हैं कि भगवान की कृपा से आज हम सरकार बना रहे हैं। अगर भगवान की कृपा सबसे बड़ी चीज होती है, और मैं मानता हूं कि भगवान की कृपा से बड़ी कोई चीज नहीं होती, तो भगवान की कृपा कल हम पे रहेगी तो हम भी सरकार बनाएंगे। भगवान की कृपा 66 साल में 60 साल हम पे रही, हमने सरकार चलाई। रही बात बेरोजगारी की और जो और समस्याएं जो मेरे बीजेपी के मित्र ने उठाई हैं, उन पे मैं कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में अगर आप डाटास पे नजर डालेंगे, अमेरिका से लेकर के विकसित देशों तक जो यूरोप के देश हैं, 2008 की मंदी के बाद से बहुत से देशों की आर्थिक रूप से वो दिवालिया हो गए और यूरोपीय यूनियन ने बहुत सारे यूरोप के देशों को पैकेज देकर के उभारने का काम किया। उस आर्थिक मंदी से, क्योंकि पूरा विश्व एक है, संचार क्रांति होने के बाद पूरा विश्व एक हो चुका है और जो लोग बाग पूरे विश्व में एक साथ काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान G20 से लेकर के अन्य बहुत सारे देशों के साथ बैठकर के बात करता है, काम करता है, तो उस मंदी से कोई नहीं बच सकता। ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे समाज में रहने वाले 10 परिवारों में से किसी एक परिवार पे कोई हादसा हो जाए तो सारे परिवारों पे उसका फर्क पड़ता है या परिवार के सभी सदस्यों पे उसका फर्क पड़ता है। ठीक उसी तरह से अब विश्व हो गया है, विश्व सुकड़ करके छोटा सा हो गया है, तो एक देश की दिक्कत आने से दूसरे देश भी उससे बच नहीं सकते आज के समय में जी। तो वो दिक्कतें हिंदुस्तान में भी रही। एक सवाल और दूसरी चीज जो रही, एक मिनट एक चीज और कह दूं, एक चीज और कह दूं, बस जी, एक चीज और कह दूं, एक चीज आप प्रश्न पूछिएगा, एक चीज और कह दूं। बोलिए। दूसरी चीज दिक्कत ये रही कि 2009 में जब हमारी सरकार दोबारा से आई, उससे पहले हम बहुत सारी योजनाएं ला चुके थे, राइट टू वर्क ला चुके थे, मनरेगा ला चुके थे, RTI ला चुके थे, लेकिन इस बार अब जब आए तो राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, बहुत सारी चीज दी, NHM दिया, नेशनल हेल्थ मिशन दिया, शिक्षा का अधिकार, सब चीज दी। लेकिन 2009 में जब सरकार आई तो 2010 के शुरू से ही अरब स्प्रिंग होने का काम किया और जब अरब स्प्रिंग हुई तो आप अगर देखेंगे तो क्रूड की कीमतें आसमान छू गई और क्रूड की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी एक समय में, जो आज $115 चलिए ठीक है। लेकिन अभी जो मौजूदा माहौल है राजीव जी, कहीं ना कहीं इन बातों को आप जनता को समझा नहीं पाए हैं। ये बातें जनता जनता समझी नहीं है। और ये बात मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये जो राजीव जी आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही है। हम लोग बाग इसको समझाने में हम लोग इसको समझाने में पूर्णतः कामयाब नहीं हुए। अगर क्रूड की कीमतों को लेकर के हम लोग बाग शुरू से ही लोगों को सतर्क करते रहते तो निश्चित रूप से महंगाई का इतना बड़ा। ठीक है मनोहर जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आपके इमरजेंस पे जी आ रहा हूं, अनिल जी आ रहा हूं मैं आपके पास, बस 2 मिनट। आपके इमरजेंस पे चूंकि आपका बहस है, चूंकि आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी मीडिया की चर्चाओं के केंद्र में आ रही है और तमाम राजनीति में रुचि रखने वाले लोग आप में जाने को बेताब दिख रहे हैं और इस मसले पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टियों का जो आकलन है, मुझे लगता है वो अपने आप को एक तरह से धोखे में डाल रहे हैं। देखिए, आपको जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि वह एक देश के परिवर्तनकारी बौद्धिकों की पार्टी के रूप में अपने आप को सिंबलाइज कर चुकी है। मेरा लेकिन दूसरा उसमें यह आकलन था, लेकिन उनमें जो है उनके क्रक्स में आइडियोलॉजिकल जो है वैकम है। उनके पास देश में नीचे से लेकर के पंचायत से लेकर के प्रधानमंत्री तक, ब्लॉक ऑफिस से लेकर के साउथ ब्लॉक तक देश के एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा एक अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट होगा जिससे कि बेटर गवर्नेंस
कम से कम लीकेजेज और ज्यादा से ज्यादा डिलीवरेंस हो सकेगा। मेरी आपत्ति सिर्फ उन पर ये थी। देखिए, आप पार्टी ने उन लोगों के लिए राजनीति के दरवाजे खोले हैं जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों में कभी उम्मीद नहीं। तो आपको क्या लगता है मनोहर जी, क्या ये वही बता रहा हूं कि जुड़ने का भारतीय जनता सिलसिला पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो एक क्लोज डोर पॉलिटिक्स किया करती थी कि खास तौर पे अपने भाई भतीजों को टिकट देना, पार्टी के जो मठाधीश हैं उन्हीं के आधार पर चलना, एक खास कैडर और क्लास के लोगों का ही पॉलिटिकल एक्टिविटी में जुड़ना, और ऐसे लोग जो समाज में अवेकेंट थे, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, उनके लिए यह कह देना कि आप लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, आप लोगों को राजनीति में क्या जरूरत है। मसल पावर, मनी पावर, कास्ट पावर और इस तरीके के जो तत्व जो थे, जो हमारी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स हो रही थी, उस कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को तत्कालिक तौर पे आपने दूर किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जब आप पार्टी उदित हुई थी तो मैंने ये पहली बार आपके ही चैनल में कहा था गोपाल राय को कि आपके पार्टी में भी आला कमान कल्चर आ रहा है, हर जगह केजरीवाल का फोटो दिख रहा है। ये कौन सा आइडियलिज्म है? और आज भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि यह पार्टी केवल अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं का एक तरह से रिफ्लेक्शन है। आज भी इसके पास पूरा विजन नहीं है। आज ये पार्टी दिल्ली में, जी के पास चलने से पहले आजाद जी जवाब आज भी यह पार्टी दिल्ली में जो इसने वादे किए हैं उसको दूर करने को पहली प्रायोरिटी नहीं दे रही है। इसकी केवल पहली प्रायोरिटी है पूरे देश में हलचल मचाओ और अगले लोकसभा चुनाव में इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लो। और ये बात ऐसा है, शिद्दत के साथ और पूरी सच्चाई और पूरे ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये कह रहा हूं। जी, इतने आरोप लगा दिए, आरोप कहाँ लगा दिए? ठीक है, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप बोलते बोलने नहीं देते। ठीक है, बोलिए। सबका मुझे एक एक करके जवाब देने दीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि क्या अल्टरनेटिव पद्धति लेके आए हैं। देखिए, हमारे यहाँ लगभग 750 लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं। अगर उनसे जाके आप स्टिंग ऑपरेशन कर लिए तो ये पूछ लिए कि हमारे यहाँ वोटिंग प्रणाली क्या कहते हैं, तुमको ये नहीं पता होगा द FTPT होता है क्या है। ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र में दूसरा चरण है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, की जनता के हाथों में अधिकार सौंप दिया जाए। महात्मा गांधी ने इसको स्वराज के नाम से आगे बढ़ाया। आम आदमी पार्टी भी इसी स्वराज पे काम कर रही है कि लोकतंत्र का दूसरा चरण कि जो जनता हमें चुनती है वो डिसीजन मेकिंग में भी शामिल हो। और छोटे छोटे आपने देखा होगा कि वैसे जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे टाउन हॉल की मीटिंग होती है, उसमें वो फैसला करते हैं कि भाई इतना बजट है, 1 लाख का पर मंथ बचत है तो पहले सीवर में लगाएंगे, पहले पानी पे खर्च करेंगे। जनता के हाथ में पावर कैसे दिए जाए, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का तरीका, लोकतंत्र का दूसरा चरण। तो दुनिया में परिवर्तन की आंधी बह रही है। देखिए, अरब देशों में, बचपन में अरब में रहता था तो मुझे बड़ा दुख होता था कि ये साउथ एशिया के मुसलमानों की तरह लोकतंत्र के लिए क्यों नहीं सोचते हैं, क्यों तानाशाही बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनमें लोग पढ़ के आए, अमेरिका से पढ़ के आए, उनकी युवा पीढ़ी आगे बढ़ी, उन दुनिया दूसरी ग्लोबलाइजेशन का दौर आया। आज मैंने 98 में वहां से गल्फ छोड़ा तो उसके बाद 15 साल से मैं गल्फ नहीं गया हूं। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे आने के बाद वहां परिवर्तन की ऐसी आंधियां चली जिसकी कोई मिसाल नहीं। हिंदुस्तान में हालात नहीं है जहां पे लोकतंत्र है, नहीं रुकिए, वहां लोकतंत्र, मैं आप बात नहीं पूरी करने देते ना। जहां लोकतंत्र नहीं है वहां लोकतंत्र की मांग हो रही है। जहां लोकतंत्र, मैंने पहले कहा वहां दूसरा चरण डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बातें चिल्लाइए नहीं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जनता के हाथ में, जनता के अधिकार देने के। अभी 1 महीना गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम नहीं था, साल में पैसे और कैसे करेंगे, जब करने का मौका दिया 6 महीने तो आने दीजिए, उसके बाद आप दीजिएगा। अरे कम से कम टाइम तो दीजिए, आप टाइम ही नहीं देते। आप 72 घंटे आप रातों रात कैसे समस्या। अनिल मित्तल जी, अनिल जी बोलिए। 6 महीने काम तो करने दीजिए। शांतिपूर्वक जो बात हो सकती है उसको शांतिपूर्वक ही बात कीजिए। अनिल जी बोलिए। बोलने नहीं देते, बात ही नहीं करने देते, सवाल भी मैं पूरा समझ दूंगा, खूब बोलिएगा। अनिल जी। राजीव जी, मैं कांग्रेस के बंधु अभी ग्लोबलाइजेशन पे बात कर रहे हैं। इस देश के अस्तित्व को मिटा करके, इस देश के अस्तित्व को मिटा के ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। अभी ये मेरे बंधु ने कहा कि केजरीवाल का हवाला दिया कि भगवान की कृपा से सरकार बन गई। इस देश की जनता ने ये भगवान की कृपा चौधरी चरण सिंह पे भी देखी थी, चंद्रशेखर पे भी देखी थी, अनेक दफा ये भगवान की कृपा देख चुके हैं पे सरकारें बनी और जो आम आदमी भगवान भरोसे ही शायद इसीलिए जी रहे हैं क्या? सारा काम अगर भगवान भरोसे ही हो रहा है तो पिछले 65-66 साल से आम आदमी भगवान भरोसे ही है। कांग्रेस के बंधु कह रहे थे केजरीवाल का हवाले दे रहे थे। खिलवाड़ कीजिए, भगवान, तो ये भगवान भरोसे पे नहीं, परिणाम देकर के
सरकार चला सकती है। आजाद जी रुकिए, आजाद जी रुकिए। हाँ अनिल जी बताइए। मुझे इस पे आपत्ति है, भगवान शब्द इस्तेमाल मत नहीं, श्रद्धा की बात नहीं है, लेकिन नहीं वो भावनाओं की आपत्ति नहीं है, वो सम्मान है। हमेशा कहते हैं कि हमें श्रद्धा केजरीवाल जी ने कही कि भगवान के भरोसे सरकार बन गई। भगवान चला रहा है, सारे दुनिया भगवान चला रहा है। ये तो आपके नेता ही बोल रहे थे, आप ही के नेता बोल रहे थे भगवान के नाम पे। ये आपके नेता बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कही कि भगवान के भरोसे सरकार बनी है, कांग्रेस का समर्थन नहीं। आप ये बातें सिर्फ आजाद जी ने तोड़ मरोड़ की बात नहीं है, नहीं बात श्रद्धा की नहीं है। आप बात को पलट रहे हैं, आप बात को पलट रहे हैं, आप बात को पलट रहे हैं। आजाद जी आप सुनने की नहीं, आप सुनने की क्षमता लाइए, आप बात को पलट रहे हैं। ये श्रद्धा की बात नहीं है। ये दर्शकों को ये बात में साफ कर दूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने, दर्शकों को ये बात में क्लियर कर दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कही है कि हमारी भगवान भरोसे सरकार बनी है, भगवान की मर्जी से हम काम करेंगे, वो जिक्र हो रहा है। इसमें कहीं श्रद्धा की बात नहीं है, कोई दिल पर लेने की बात नहीं। अनिल जी अपनी बात बढ़ाइए। भगवान आंदोलन में भगवान ने ही शक्ति दी है। राजीव जी श्रद्धा की बात आप लेंगे, गांधी जी आप पार्टी की नीतियों का उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ देखिए सुनिए शांतिपूर्वक थोड़ा दूसरे। राजीव जी जी बोलिए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी धर्मों का एक मन से श्रद्धा पूर्वक आदर करते हैं, हर कोई करता है। पाकिस्तान में आप पार्टी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, एक अभी मैंने फेसबुक पे पढ़ा है इसको, कि पाकिस्तान में भी आप पार्टी की वेबसाइट खोली है, उसके ऊपर उन्होंने पत्रिका ये व्यक्त की है चंदा देते हुए कि आप इसको भरपूर चंदा दीजिए, क्योंकि आप पार्टी ही इस देश में भारत के अंदर संपूर्ण इस्लामीकरण में सहयोगी हो सकती है। ऐसा तो नहीं होगा। आपके पास कुछ बचा नहीं है। ये तो पाकिस्तान की पिक्चर लगा देंगे और दिखा देंगे कि साहब ये तिरंगा जलाया जा रहा है, यहाँ पे फलां जानवर की हत्या की जा रही है। ये प्रचार सरकार कर करके आप ठीक है, ये हालात नहीं है। पाकिस्तान हमको क्या सिखाएगा? ठीक है, सांप्रदायिक मतभेदों का विषय नहीं है ये विषय केवल और केवल इस समय राजनीति का है, इसको वहीं तक सीमित रहने दें। अरे ये आप दुष्प्रचार कब तक करते रहते हैं? आप ये आइडियोलॉजी से क्यों भटका रहे हैं? आप ने बोला जब आप सिर्फ घृणा की राजनीति कर रहे हैं, आप ये सिर्फ लोगों को दुष्प्रचार करके कर रहे हैं। अनिल जी मैं अनिल जी जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि जो आम आदमी पार्टी से बड़े बड़े लोगों का जुड़ने का सिलसिला है, इसको लेकर के बीजेपी की रणनीतियों में किस तरह का फेरबदल हो रहा है। और एक बात यह आ रही है कि खास लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़कर आम बनने की कोशिश में लगे हैं। इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? एक बिंदु आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न छोटा सा। नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। आप इस बात की गहराई में जाके देखिए, नरेंद्र मोदी को किन लोगों ने प्रोजेक्ट किया था? इस देश के उन आम आदमियों ने, उन खास आदमियों ने जिनकी परिभाषा आज आप मुझसे जानना चाहते हैं, उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया था। भारतीय जनता पार्टी की सूची में शायद नरेंद्र मोदी उस समय इस स्तर पे नहीं थे कहीं। इस देश के आम आदमी ने जब नरेंद्र मोदी को उनके काम के आधार पर, उनके प्रगति के आधार पर, गुजरात के उनके विकास के आधार पर, उनकी सोच और इस देश के प्रति उनकी जो भावना थी, उसके आधार पर आम आदमी ने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने की मांग रखी थी। इसको विचार करके भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश की जनता के मन को समझते हुए, उनकी भावना को समझते हुए प्रधानमंत्री के लिए उतारा है। जी राजीव जी, मोदी ने इसको साबित करके दिखाया। जनता ने कहां से उतार दिया? पहले इलेक्शन तो होने दो, उसके बाद ये शब्द बोलिएगा कि जनता ने उतारा है। तो केजरीवाल को कैसे स्वीकार कर लिया था? कैसे कह सकते हैं? अभी तो गुजरात की जनता ने मुख्यमंत्री कैसे स्वीकार किया? गुजरात की जनता ने मैंडेट दिया, अभी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे उसके बाद देश की जनता ने दिया है। राजीव जी सवाल आपसे। अभी उन्होंने लोकसभा का चुनाव कहाँ लड़ा है? अभी तो सिर्फ गुजरात का लड़ा है, तो गुजरात की जनता ने चुना है। आप देश की जनता की बात क्यों कर रहे हैं? लोकसभा तो चुनाव होने दीजिए। राजीव जी, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को सबसे ये प्रोग्राम आपके ऊपर है कि ना कि नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसके ऊपर बहस करना है, उसके ऊपर बहस कर लीजिए। समय की कमी है। राजीव जी सवाल मेरा आपसे ये है कि मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही कि उनको उम्मीद है कि अगला प्रधानमंत्री जो है वो यूपीए से ही होगा। कुनबा बढ़ाने की बात है, यूपीए जो है वो भी अपना जो कुनबा बढ़ाने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी से लोगों के जुड़ने का जो ये सिलसिला है, क्या इसके मद्देनजर कांग्रेस में बेचैनी है? राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही है कि आपसे सीखने की जरूरत है और रणनीतियां जो है कांग्रेस की वो बदलती दिख रही हैं।
लेकिन राजीव जी सुशील शर्मा अनिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास होगा। अनिल जी ठीक है, राजीव जी को की बात सुन लीजिए। ठीक है राजीव जी। मनोज जी ने एक बात कही थी कि परिवार जो लोगों को राजनीतिक रूप से अच्छे अवसर मिलने की बात जो कांग्रेस के बारे में कही थी, वो कुछ हद तक जो आपने कहा है उसमें बात हो सकती है। उन्होंने दोनों के बारे में मुझ जैसा हाँ दोनों के लिए कहा था, बीजेपी के लिए भी कहा था। जी। लेकिन मुझ जैसा वर्कर आज टीवी पे बैठ करके बात कर रहा है, तो मैं भी मिडिल क्लास से हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मुझे भेजा है। ऐसे बहुत सारे लोग बाग हैं जो मिडिल क्लास में नहीं आता सर, मैं भी मिडिल क्लास से। पार्टी की राजीव जी नहीं, मैंने एक बात कही, देखिए ऐसा ना कि जो अपनी बात हिंदुस्तान में जो है एक प्रतीक है, जी जी, जो केजरीवाल जी के बारे में बात कही गई थी अभी, चाहे वो केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे एक्स बजट कोई भी नेता हो, वो प्रतीक है और हिंदुस्तान प्रतीकों का देश रहा है शुरू से, और लोगों ने अपने अपने प्रतीक मान करके उनको फॉलो किया है हमेशा। रही बात आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं और आम आदमी पार्टी को लेकर के जो कांग्रेस का पक्ष है, वो उसमें बात साफ कर दूं, कांग्रेस का एक बहुत गरिमामय इतिहास रहा है। उस गरिमामय इतिहास से हम लोग बाग रोज सीखते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर, शास्त्री जी से लेकर, पटेल साहब से लेकर के, रफी अहमद किदवाई साहब से लेकर के, मौलाना आजाद साहब से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर, राजीव गांधी जी से लेकर के एक लंबा इतिहास है हमारे पास, उससे हम बहुत सीखते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में यदि आप अपने विरोधी से कोई अच्छी बात नहीं सीख सकते, तो इसका मतलब प्रजातांत्रिक नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ कार्य करना चाहती है, उसको रोकना चाहती है, तो उसमें बढ़कर के कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी और अन्य दलों को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन 1.25 साल पुरानी पार्टी, रही बात यूपीए भ्रष्टाचार की जननी, चिंता की बात की जननी अगर उनसे आशा करती है, नहीं कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए चिंता की बात इसलिए नहीं है, जो यूपीए 3 के बारे में आपने पूछा था, प्रधानमंत्री महोदय का जो बयान था जी, उसके बारे में बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं, ये गठबंधन का दौर है और पिछले 25 साल से 89 से लेकर के आज तक किसी भी पार्टी को 272 का जादुई आंकड़ा नहीं मिला है संसद में। ठीक है, और यूपीए 3 राजीव जी समय की कमी है, जल्दी चुनाव उसमें भी यही होगा जी, उसमें भी यही होगा। और यूपीए 3 इसलिए होगा कि कांग्रेस पार्टी के पास अपने बहुत सारे एलाइज है और कांग्रेस पार्टी ने 10 साल उन एलाइज के साथ मिलकर सरकार चलाई है और ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस पार्टी अपने एलाइज को साथ लेकर मनोहर जी, मैं एक सवाल आपसे इसी वजह से 2014 में ये पूछना चाहूंगा जल्दी से। हाँ जल्दी से। मैं हमारे लिए देश में परिवर्तन की जो कसौटी है, वह सिद्धांतों, आदर्शों, नैतिकता, पारदर्शिता और वैज्ञानिकता, इन कसौटियों पर होती है। और इस अखाड़े में, इस राजनीति के अखाड़े में तमाम प्लेयर हैं और अपने अपने दांव के साथ सब खड़े हैं। सब ये कहते हैं कि तुम चोर हो, मैं ईमानदार हूं, तुम चोर हो। इसमें कहीं भी देश के जो यक्ष प्रश्न हैं, ये बुनियादी प्रश्न हैं, चाहे वो राजनीतिक सुधारों को लाने की बात हो, आर्थिक सुधारों को लाने की बात हो, प्रशासनिक बदलाव लाने की बात हो, देश के समाज को नई दिशा देने की बात हो, इन सारे सवालों से जुड़े एजेंडे को कोई भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाता। हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन करने को लेकर के इस कदर उतारू है कि वो केवल व्यक्तियों पर हमले करता है, सिस्टम पर कोई हमला नहीं करता। और मुझे बात को लेकर बड़ी चिंता है, समय की कमी है सर, परिवर्तन का एजेंडा जो है वो आज भी जो है वो एक तरह से बंद पड़ा हुआ। अनिल जी को टाइम देना चाहूंगा। अनिल जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, मिशन 272 के लिए अभी कितने लोगों को जोड़ने की कवायद है? राजीव जी, देश भर में भारतीय जनता पार्टी को जैसा जन समर्थन मिल रहा है जी, मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल मिलकर इस देश के अंदर सरकार बनाने वाले हैं और आने वाला समय केवल कांग्रेस शून्यता की तरफ बढ़ रही है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस शून्यता की तरफ बढ़ रही है और ऐसे बैसाखियां ढूंढ रही है, ऐसे लोगों का साथ दे रही है, उनसे अपेक्षा करते हैं भ्रष्टाचार मिटाने की। खुद कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का जन्म दिया है, इस देश की राजनीति में भ्रष्टाचार को पनपाया है। भारतीय जनता पार्टी को मिटाने का संकल्प लेकर के इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट देने का विश्वास जनता को देती है। येदियुरप्पा को लाके कैसे भाजपा भ्रष्टाचार को मिटाएगी? और देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, हम ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लागू करेंगे, पूरी तरीके से व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी। इस पे 1 घंटे का भाषण दे सकता हूँ। आप सब जानते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, सबको समझ में आने वाला है, सब समझ रहे हैं, व्यवस्था को परिवर्तित करके रहेंगे। सत्ता हमारे, बोलने दीजिए, सत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है और जनता
दिया जाए। जनता जनार्दन है, अगर हमने काम जनता के लिए नहीं करा तो अगले 5 साल के बाद जनता हमें भी सबक सिखा देगी, जैसे इन लोगों को सिखाया है। तो हमें ये कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमने इनकी सोच को बदल दिया कि अब हमें काम करना पड़ेगा, जो काम नहीं करेगा वो बाहर जाएगा। ये जाति धर्म बना नहीं जा सकता, जनता के लिए काम करना ही पड़ेगा, जनता की समस्याओं को सुलझाना ही पड़ेगा, नहीं तो सब बाहर होंगे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया बेबाक बहस में हिस्सा लेने के लिए। सब कुछ जनता पर ही, जनता जनार्दन है, छोड़ दीजिए, जनता फैसला करेगी। बेबाक बहस में इतना ही, देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अब आप वापस आए हैं तो अब इस समय बहुत सारे चेहरे हैं, तो कैसे लगता है आपको 2014 का चुनाव अब नजदीक है, कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को फिर से स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? खासतौर 2014 लोकसभा का चुनाव देश की राजनीति में बड़ा भारी टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। 2014 के चुनाव के बाद देश की राजनीति की दिशा बदलेगी, इसकी दशा भी बदलेगी। एक नए प्रकार की राजनीतिक क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति होगी और आर्थिक क्रांति भी होगी। और इस नाते से भारतीय जनता पार्टी को अपनी बहुमत की सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा, और वैसी परिश्रम भाजपा के सभी कार्यकर्ता कर भी रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, हर कोई अल्पसंख्यक का एक तबका लगाता है, और उसके आगे फिर वो लोग जो भी उनकी जो मंशा है वो इस समय है कि मुसलमानों को खुश करना है। कल्याण सिंह जी जो हैं, अगर बात करें, वो हिंदूवादी राजनीति नहीं करना चाह रहे, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में रहना चाहते हैं। कहीं माना जाए कि क्या हिंदू जो है इस देश में कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गया, उसके लिए कोई नहीं खड़ा होना चाहता? ये जो बहुत ही गंदी राजनीति पैदा हो गई है, वोटों की खातिर तुष्टीकरण वाली थी। कांग्रेस भी मुस्लिम तुष्टीकरण, सपा भी मुस्लिम तुष्टीकरण, बसपा भी मुस्लिम तुष्टीकरण। जैसे कि मान लो कि यहाँ का हिंदू 2वें दर्जे का नागरिक बना के रख दिया है, और इसी के कारण से देश की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इसी के कारण से वैमनस्य पैदा हो रहा है, और इसी के कारण से दंगे भी हो रहे हैं। देखिए खास बात यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। अफरा तफरी का दरबार देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। खबरों का काफिला न रुकेगा, न थमेगा, न डरेगा। सही, सटीक, अचूक, सच से होगा आमना सामना। निर्भीक, निडर, निष्पक्ष। हम हैं चैनल 1 न्यूज़। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण,